वेलकम इन जेसीसी एंड आज का जो चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन जो क्लास नाइन्थ का चैप्टर है। और आज हम इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटी क्या होती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ब्यूनेंसी फोर्स, रिलेटिव डेंसिटी और इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। वेट एंड मास में क्या डिफरेंस होता है, किसी भी प्लानट पे किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है और वो वेट कैसे वेरी कर सकता है। मास हमारा कांस्टेंट होता है, वेट कैसे वेरी करता है और हमारा जो ग्रेविटी है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अर्थ पे कैसे वेरी करेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स हम लोगों ने क्लास 8 के चैप्टर में पढ़ा था कि चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। सपोज कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसकी स्पीड में चेंज आता था और इसके डायरेक्शन में चेंज आता था। दो चीज़ें हम लोगों ने बहुत क्लियर पढ़ी हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, एक एग्जांपल के लिए हम दो मून गोज अराउंड द अर्थ। सपोज जो हमारा मून है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रखा है कि एग्जांपल के लिए जो हमारा मून है वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि इसके बीच में कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा अर्थ और मून के बीच में, तभी इसकी वजह से ये इसके आउटर में रिवॉल्व कर रहा है या इसके सेंटर में खींचा चला रहा था। ठीक है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है, देखो अब जनरली कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, कैसे फोर्स हो सकते हैं वो देखते हैं हम। एक एक्टिविटी से हम समझेंगे सबसे पहले कि जनरली हम क्या करते हैं। एक स्टोन है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। एक ये जो एक लड़का है, ये आप क्या कर रहा है, क्या एक स्टोन एक थ्रेड से हम क्या करते हैं, टाई करके एक थ्रेड है हमारा, ये इससे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्व करने से पूरा एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है एक लड़का, और ये फोर्स के कारण जैसे इस डायरेक्शन पे इसकी वेलोसिटी v1 है, तो दूसरे जैसे डायरेक्शन पे रिवॉल्व हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अपनी एक्सेलरेशन में क्या कर रहा है, चेंज लेके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था, जिसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेज़र करते थे। ये बात आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी। तो अगर ये हर पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो अपनी एक्सेलरेशन में चेंज कर रहा है। ठीक है, देखते हैं अब इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, स्टोन मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। अगर वो अपने सभी, अगर हर एक पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है डायरेक्शन के साथ अपनी स्पीड, तो हम क्या कह सकते हैं, उसका एक्सेलरेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक फोर्स की बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो क्या करते हैं, फोर्स लगा रहा है, क्योंकि हमने ये बातें पढ़ी थी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज आए तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो फोर्स लगा रहा है। अब वो फोर्स कौन सा होगा हम सब वो पहचानने की बात करेंगे, विच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द फोर्स दैट काउजेज द एक्सीलरेशन, ये जिस बल के कारण क्या हो रहा है, हमारा एक्सीलरेशन हो रहा है, एंड कीप द बॉडी मूविंग, वो क्या कर रहा है, बॉडी को कंटिन्यू मूविंग कर रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर पाथ। किसके, सर्कुलर पाथ जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके अलोंग कर रहा है, एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, सेंटर के टूवर्ड कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे ये जो स्टोन हमारा रिवॉल्व कर रहा है ना कंटिन्यूसली, और वो भी हमारे सर्कुलर पाथ में कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा इसके डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ सेंटर सीकिंग, मतलब ये सेंटर की तरफ लगता है। सपोज मैं कह दूं ये आपका केंद्र बिंदु है, सेंटर है, तो जो इसका फोर्स है ये हमारे सेंटर की तरफ, ये मतलब अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स हमारा, या सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। अगर मान लेते हैं सपोज हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे तो क्या होगा, हमारा जो स्टोन है वो सर्कुलर घूम के ना, वो कैसे चला जाएगा, इस तरीके से हमारा सीधा फ्लाई ऑफ कर जाए। ठीक है, और ये आप देखते हो मून का भी जो हमारा मोशन होता है वो सर्कुलर ही क्यों होता है, स्ट्रेट क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर वर्क करता है और उसको हम उस पर क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इस वजह से वो हमारा रिवॉल्व करता रहता है, किसमें, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है, ना कि सीधा। अगर मान लो वो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगे उस पर, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक बिल्कुल सीधी दिशा में हमारा मुंह जाएगा। इसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चीज़ें आई निकल के, तो इसमें क्या होता है, फॉलिंग ऑफ एप्पल इन अट्रैक्टेड टूवर्ड अर्थ। सपोज आपसे मैं कहूँ कि एप्पल जो है वो अट्रैक्ट अर्थ की तरफ ही क्यों होता है, तो हम यहाँ ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देखेंगे। हमने जब मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें सेकंड लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास का। ठीक है,
तो अगर सपोज किसी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारा और एक्सीलरेशन से यूनिवर्सली तो कैसे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था वो क्या था, F इक्वल टू एम ए, ये था ड्यू टू द एप्पल मास इज नेग्लिजिबल। अगर हम कह दें कि एप्पल का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, किसके कंपेयर में, अर्थ के मास में, तो किसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा हमारा। सपोज हमें जो चीज़ें मूव करती हुई दिखती हैं, ये गिर रही हैं, सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ देखिए ये एप्पल है, ये हमारा अर्थ है, उसके कंपेयर में जैसे ये काफ़ी छोटा है, ठीक है, तो इसका जो मास है काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है, किसके कंपेयर में, अर्थ के कंपेयर में। अगर एक्सीलरेशन जो होता है, मैंने कहा आपको कि एक्सीलरेशन अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा मास क्या होगा, कम होगा। तो हमारे पास जो एप्पल का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है या मास कम है, तो उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसी अगर रिलेटिव इसकी दूसरी बात करें जहाँ पे मास बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एक्सीलरेशन कम हुआ, इसलिए हमारा एप्पल कहाँ आता है, टूवर्ड द अर्थ आता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थ क्यों नहीं जा रहा है एप्पल के पास, अट्रैक्ट क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ का मास है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे एप्पल के। तो आप इससे एक चीज़ और निकाल सकते हो कि अर्थ अट्रैक्ट करता है मून को, ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट द मून, ठीक। ऐसे ही सन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ऑल द प्लैनेट, क्योंकि सन का जो मास है एज़ कम्पेयर ऑल द प्लैनेट जो हमारे इसमें सोलर सिस्टम में है उन सभी से ज़्यादा है कंपेरेटिवली। तो हम क्या कह सकते हैं कि सन अट्रैक्ट करता है ऑल द प्लैनेट। किस लॉ से बताते हैं, सेकंड लॉ से बता सकते हैं हम, ये जहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास से, ठीक है। तो इसके बाद हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या देते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब समझ आया होगा आप सभी को कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इन ऑब्जेक्टों के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। समझ आए ग्रेविटेशनल फोर्स किसे बोलते हैं, कि हम क्या बात करी इसने, कि सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है हमारे, ठीक है, कि ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक फोर्स लगेगा, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है क्या, लेट कंसीडर दो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किए हैं, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, कि इन दोनों के मासेस हैं, इसका कैपिटल एम और इसके स्मॉल एम से डिनोट कर रखा है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है जिसे डी से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे मासेस कैसे डिपेंड करते हैं। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, तो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट मासेस, ठीक है। यहाँ पे हमारे ए ऑब्जेक्ट का मास था एंड यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट का मास है, तो इसके प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फोर्स। इसके बाद आप देखोगे जो फोर्स है वो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। सपोज के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है उसका क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप जैसे जैसे हमारा क्या है, अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मास हम बढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट का तो हमारा फोर्स डायरेक्टली बढ़ता है, ठीक है। ये मतलब होता है डायरेक्टली और इन्वर्सली का, और ये चीज़ आप लोगों को मुझे लगता है समझ भी आती होगी। इसको अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि फोर्स जो है हमारा यहाँ पे अगर कंबाइन करते हैं तो हमारा डायरेक्टली m इंटू एम हमारे ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट मास के प्रोडक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस स्क्वायर। ये जो सिंबल है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का सिंबल है, इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, जी यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो इसके टर्म में क्या आ जाता है, हमारा जी आता है, और ये जी होता है क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो अभी इसकी ये हम चीज़ें जो डिफरेंट टर्म्स है उसको थोड़ा सा यहाँ पे नेमिंग कर रखा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या होता है, मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है।
ये देख लेंगे आप लोग। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, या कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं इसको। तो अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें कि कैसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास जनरली फार्मूला हमें गिवन है कि G/m में d स्क्वायर हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जी की वैल्यू अगर हमें निकालने के लिए, जो एसआई यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें बाकी सभी की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, तभी हम इन सभी टर्म्स को दूसरे साइड लेके जाके बाकी हम जी को एक साइड रख के उसको पुट अप करके इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाकी टर्म्स की बात कर लेंगे कि इनकी एसआई यूनिट क्या है। जैसे फोर्स की हमारी न्यूटन होती है, मास की हमारी केजी है, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं। तो हम यहाँ पे जो तीनों टर्म्स हैं वो इजीली हमें पता लग गए, क्योंकि बहुत नॉर्मल टर्म्स हैं, हमने पढ़े भी हैं पहले। तो हम यहाँ पे जो जी को अगर हम एक साइड रखते हैं बाकी सबको, तो एफ इंटू डी स्क्वायर एम इंटू एम आ जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ इनकी एसआई यूनिट जो है वो हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो एसआई यूनिट है, फोर्स की न्यूटन थी, इसकी मीटर स्क्वायर थी, डिस्टेंस की और मास की दोनों की केजी। तो हम यहाँ पे यूनिट देखते हैं क्या निकल के आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर निकल के आ रही है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको हम एक टर्म से और लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। स्क्वायर में हम -2 ऊपर लेके आ जाए तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों बातें सही हैं, इनमें कोई भी बातें हमारी गलत नहीं है। आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो अपने सूटेबिलिटी के अनुसार, ठीक है। इसका व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी। अभी हमारे यूनिट तो निकाल दिया, अब हमारी जी की वैल्यू कितनी होती है। तो जी की जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी, हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैलकुलेट करके दी थी। वो वैल्यू कितनी आई थी, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी क्या थी, जी की वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट करके दी थी। ये आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे काफ़ी फार्मूलेज में यूज़ होंगे, ठीक है। जहाँ पे फार्मूला कह रहा हूँ, क्वेश्चंस में हमारे काफ़ी क्वेश्चंस में इसका यूज़ होगा, जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारी जी की वैल्यू जरूरत पड़ती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, आपने देखा था कि जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है दो ऑब्जेक्ट को, अट्रैक्शन का काम करता है। तो द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, वो क्या करता है, हमें बांधे रखता है अर्थ से। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। द मोशन ऑफ द मून, जो मून का जो मोशन है हमारे अराउंड द अर्थ, ये भी किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। इसका द मोशन ऑफ प्लैनेट का जो मोशन हो रहा है अराउंड द सन, वो भी किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ये तीन आपके एग्जाम्पल कह सकते हो या इंपॉर्टेंस है हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो ये आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे चीज़ों को। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड दैट द मास ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3 × 845 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, ठीक है। हमें एक्चुअली क्या निकालना है कि फोर्स कितना है इन दोनों के बीच में लग रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारा एनसीईआरटी का, इसके थ्रू हम समझेंगे। सपोज हमसे क्या बोला, हमारा ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून। तो इनके बीच में हमें डिस्टेंस गिवन है, कितना डिस्टेंस दे रखा है, 3 × 84 10⁵ किलोमीटर। ये हमें इतना डिस्टेंस गिवन है। इसके बाद जो हमारा जो अर्थ का मास है वो हमें गिवन है। ये हमने कैपिटल एम से दिखाया था, इसको हम स्मॉल एम से दिखाया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास है ये कितना गिवन है, 7.4 इंटू में 10⁻22 kg। और यहाँ पे आप अर्थ का मास देखोगे कितना गिवन है, 6 × 10⁻24 kg। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। तो आप लोगों को याद होगा कि क्या हमारा फॉर्मूला क्या था यूनिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, F = में G/m मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्मॉल m, हम दो डिफरेंट मासेस का प्रोडक्ट अपॉन में d², यही फॉर्मूला था। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले 6.67 इंटू 10⁻11 यही था हमारे पास। आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 6.7 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलते हैं तो हम यहाँ पे 6.7 भी यूज़ कर लेंगे। 6.7 को हम 6.7 लिख के चलते हैं, ठीक है। इसका जो मास है हमारा कितना था, अर्थ का मास 6 × 10⁻24 और इसका 7.4 × 10⁻22 ये हमारा मास है।
इनके बीच में हमारा डिस्टेंस कितना गिवन था। एक चीज़ आप लोग यहाँ देखोगे कि जो हमें डिस्टेंस गिवन है ना वो किलोमीटर में गिवन है। जो हमने एसआई यूनिट निकाली थी उसमें जो भी हमने डिस्टेंस रखी थी वो हमने मीटर में रखी। तो यहाँ पे हमें ना इसका किलोमीटर का कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन मतलब चेंज करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अपने आ रहे एज अ फॉर्मूले के हिसाब से या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें उस वैल्यूज़ को हमें उसी डायमेंशनल में रखनी पड़ेगी। जैसे हमने फोर्स को न्यूटन में रखा, मास को केजी में रखा, तो डिस्टेंस भी हमारा मीटर में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप जो देखोगे कि हमारे पास जो 3 × 8 4 की 10⁵ किलोमीटर है। जब हम इसका मीटर में कन्वर्जन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 × 8 4 × 10⁵, ठीक है। सपोज हमारा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो पावर निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 × 8 4 × 10⁸ हो जाएगी। ये 3 जो हमारे जीरोज हैं और ऐड हो जाते हैं तो हम इसको 8 कर देते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम 8 करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3.84 × 3.84 इंटू में हमारा 10⁻16 आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा जो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे 10 इंटू में 2 होता है तो ये 16 निकल के यहाँ आता है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जनरली हमारे पास एक कैलकुलेशन है जिसको हम इजीली कर भी लेंगे। मुझे लगता नहीं कि आप इसमें इसके बाद एक जनरली एक छोटी सी कैलकुलेशन जो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं उसको। हम 6.7.4 और यहाँ पे 3.84 बेस वाले टर्म को अलग से सॉल्व करेंगे, पावर वाले को हम अलग से सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पावर है यहाँ पे 10⁻−11 प्लस जो बेस सेम हो पावर वाले हो तो वो क्या हो जाती है, 8 हो जाती है ना, हमारी जुड़ती है। तो 24 प्लस में 22 माइनस में 16 और ये डिवाइड में थी तो ऊपर गई तो माइनस हो गई, ठीक है, जो 10 बेस में। तो इसको सॉल्व करते तो हमारा कितना आता है, 24 22 46 में से 16 गया तो 30 में से 11 गई तो हमारा 90 हमारा आता है 297.48 अपॉन में 14.74 इंटू में 10⁻19। जब हम इसको डिवाइड करके इसका आंसर आता है हमारे पास आता है 20.18 इंटू में 10⁻19। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2.018 इंटू 10⁻20। हमारा फोर्स किस में आता है, न्यूटन में। तो हमारा फोर्स हमारा इतना निकल के आता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल का क्या मतलब होता है देखते हैं। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन देन वी सी द ऑब्जेक्ट आर इन अ फ्री फॉल, ठीक है। क्या मतलब है कि कोई भी जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। फॉल का मतलब गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द अर्थ, हम अर्थ बोल सकते हैं। टूवर्ड कहाँ गिरा, अर्थ पे गिरा, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उस पर अलोन लग रहा है, सिंपली अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, वो फ्री फॉल हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ना, फ्री फॉल मतलब फ्री फॉल गिर रही है। फॉल का मतलब होता है गिरना, फ्री मतलब तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आ रहे हैं ना, फ्री फॉल है, ठीक है। तो ये कि आप देखोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसमें आप चीज़ें क्या देख रहे हो, जब ऑब्जेक्ट हमारा फॉल हो रहा है तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है। किस वजह से चेंज होती है, ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमारी क्या हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है इसका, ठीक है। और एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, कि फोर्स की वजह से हमारे किसी की स्पीड में चेंज आता था या तो उसके डायरेक्शन में चेंज आता था। क्या बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और एक्सीलरेशन क्या कह सकते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं इसको। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टर्म यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। इस ग्रेविटी टर्म को डिनोट हम जी से करते हैं। और ये ठीक है, आप देखोगे जैसे सपोज मैं आपसे बोलूँ कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारा अर्थ की सरफेस है, तो ये जो फ्री फॉल हो रहा है डाउनवर्ड द अर्थ, ठीक है, इस पर जो हमारा मैग्नीट्यूड लग रहा है डायरेक्टली आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, और जैसे जैसे ही गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा। सपोज ये हमारी ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी यहाँ थी कुछ, यहाँ पे कुछ और होगी, इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो हम क्या कह सकते हैं, एक्सीलरेशन में चेंज आ रहा है। ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो इसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लग रहा है, इसलिए हम इसको अर्थ की ग्रेविटी के नाम से डिनोट करते हैं। इस ग्रेविटी को जो डिनोट करते हैं वो जी से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है।
इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट एज अ सेम होती है किसकी तरह, हमारी एक्सेलरेशन की तरह ही सेम होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने यहाँ पे नीचे ड्राइव भी कर रखा है, देखो एक्सेलरेशन की यूनिट ड्राइव करके दिखा रखी है कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कि प्रॉपर आपको समझ में आए कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी और फिर हम ग्रेविटी की यूनिट हमारी सेम रहती है, कैसे आती है। यहाँ देखोगे आप लोग एक्सेलरेशन आप लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी बात करते थे, v अपॉन में टी हमारा क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था। तो अब यहाँ पे आप देखोगे वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और हमारे पास एक टाइम और था ऑलरेडी जो हमारे इसमें एक्सेलरेशन। तो अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटू 1/टाइम, तो हमारे यहाँ पे टाइम का स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टू टाइम, तो अब हम यहाँ पे सिंपली अब इनकी यूनिट लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइप ऑफ डिस्टेंस होता है, तो जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम हमारा सेकंड में मेजर करेंगे। देन हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, हमने यहाँ पुट कर दिया मीटर सेकंड, तो हमारा मीटर और सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे पावर एक थी तो मल्टीप्लाई हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम बोल सकते हैं। तो इसकी सेम यूनिट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी है, तो इसकी भी ग्रेविटी की भी सेम यूनिट होती है जिसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जानते हैं। ये लोग आप याद रखेंगे, बहुत चीज़ें जरूरत पड़ती हैं इन सब चीज़ें यूनिट की, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से भी मैंने आपको बताया था क्या होता था कि एफ इक्वल टू हमारा क्या है, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इन केस ऑफ अर्थ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी जो हमारी एक्सेलरेशन को सेम काउंटर कर लेते हैं, ठीक है। जो ए की वैल्यू होती है उसको हम जी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई हमारी बॉडी ग्रेविटी के फोर्स में हमारी गिर रही है तो हम क्या बोलते हैं, वो एम जी के टर्म में लेते हैं। क्लियर है ये बात, ये याद रखेंगे हमने ए इक्वल टू जी कब लिया था। एक्सेलरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो एक्सेलरेशन में हमने क्या देखा था कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में पढ़ा था, ठीक है। ये जो हमारा एक्सेलरेशन हो सकता है दो तरीके से पॉसिबिलिटीज़ है। सपोज मोशन आपका इस डायरेक्शन में कर रहा है तो आपका चेंज इन एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो, ठीक है। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर आपका जो मोशन है इस डायरेक्शन में हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका जो एक्सेलरेशन उसको अपोज कर रहा हो, ठीक है। तो दो तरह की हमारी एक्सेलरेशन पॉसिबल है। तो अगर डायरेक्शन की, अगर सपोज इफ डायरेक्शन इन द वेलोसिटी, अगर मोशन में आपका एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव काउंटर करते हैं। अगर यही चीज़ अपोज करता है मोशन को या उसके अपोजिट साइड हो रही है तो उसको हम नेगेटिव में काउंटर करते हैं। क्या एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.3 कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड एंड सेकेंड क्या, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये आपके आज का क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आप मुझे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और क्लियर होगा।